एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था हमारा यूनिट 5 की टॉपिक्स, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि मैं मार्केटिंग मिक्स के 3 और पीस बताऊंगी जो कि बेसिकली सर्विस बेस्ड होते हैं। मेजरली यही 4 पीस होते हैं, बट अब सर्विसेज भी ऑफर करने लगी है कंपनीज, तो उसके लिए 3 और ज़्यादा पीस हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो कंपनी है वो अपने अच्छा खासा सर्विस दे सके कस्टमर्स को, और कस्टमर्स खुश हो सके उनकी सर्विसेज से। तो पहला जो एक्सटेंडेड 3 पीस है, उसमें से पहला है पीपल। पीपल मतलब जो भी लोग वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोवाइडिंग देयर सर्विस, ये ही इनहांस करती है कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस कैसा होगा, कंज्यूमर फील कैसा करेंगे कंपनी के बारे में, और कंपनी का उनका नजरिया क्या होगा उस कंपनी को देखने का। सो पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स द प्रोसेस, कि जो भी प्रोसेस हमने यूज किया है, ठीक है, वाइल वी आर गिविंग आर एक्सपीरियंस या कोई भी सर्विस टू द कस्टमर्स, हम किस टेक्निक से यूज कर रहे हैं, हम क्या चीज मतलब बना रहे हैं, क्या सिनेरियोज बना रहे हैं बिहाइंड द सीन, ताकि जो हमारी सर्विस हो वो अच्छी खासी कंपनी में जा सके। वो ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्रोसेस। देन फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस इज द यूसेज ऑफ टैंजिबल एसेट्स या कोई भी नई चीज टू मेक आवर सर्विस मोर बेटर, कि हम अपनी जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी हम अपना सर्विस प्रोवाइड करें कस्टमर्स को, वो थोड़ा और बेहतर हो जाए किसी भी फिजिकल चीज के यूसेज को। उस वो भी हमारा मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है। तो क्या क्या पीस है? पहला तो प्रोडक्ट हो गया, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिर हमारा क्या हो गया, पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। ठीक है, कैश फ्लो भी हमने कर लिया था, अब हमें करना था रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है ना, वो बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहता है। हम बहुत सारे लोगों से रिलेशंस बना के रखते हैं जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा वो, कि हम जैसे सप्लायर्स हैं, उनके साथ भी हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, कस्टमर्स के साथ भी मेंटेन करना पड़ेगा, हमारे इन्वेस्टर्स के साथ भी मेंटेन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, सबके साथ, तभी हमारा बिजनेस स्मूथली चल पाएगा। तो उन सबके साथ अपना रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर पाते हैं, तो पढ़ते हैं, चलिए। पहला है कंज्यूमर के साथ, ऊपर भी वही लिखा है बट इन ब्रीफ लिखा है, तो इसलिए मैं नीचे आ गई। पहला है कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि हम अपने कंज्यूमर्स के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा कैसे बना सकते हैं। पहली बात, उनको पर्सनलाइजेशन देके, ठीक है, उनको एक पर्सनल टच रख के उनके साथ, कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, ऑफर्स कैसे लगे, और क्या क्या नई चीजें हम ला सकते हैं। ठीक है, उनसे फीडबैक वगैरह लेके हम उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। और अगर कोई भी उनको दिक्कत आ रही है, वो प्रोडक्ट यूसेज में, या प्रोडक्ट उनको पसंद नहीं आया कुछ है, या जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो हम कस्टमर सर्विसेज के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। अब हम आते हैं SRM पे, कि सप्लायर, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शन के लिए जो भी सामान और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उनको जो सप्लाई करता है, उसके साथ हम रिलेशनशिप कैसे अच्छा बना सकते हैं। पहले तो है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है, ठीक है, लंबा समय होता है, हम हमारी कंपनी काफी ज्यादा कितने सालों तक चलेगी, और जो हमारा सप्लायर है, हम उसको भी पता होता है कि भाई हमारा पेमेंट का तरीका कैसा है, हम कितने सामान मंगवाते हैं, हमारी उनसे बातचीत होती है। तो काफी लंबे समय का ये टाइम होता है, तो इसलिए उनके साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि आप नए सप्लायर से बात करोगे, अगर बाय चांस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आपको पूरी पेमेंट की बात करनी पड़ेगी, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, तो वो सब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि जो भी आपका पुराना सप्लायर है, उससे आप अपना रिलेशनशिप अच्छा बना के रखो, पेमेंट वगैरह टाइमली दो, क्वालिटी वगैरह गुड्स आपको सही मिलेंगे, ठीक है, सब कुछ उन्हें पता रहता है। कम्युनिकेशन अच्छी रखो, कि भाई डिलीवरी कब आएगी, क्वालिटी क्या होगी, पेमेंट कब तक आए, हम देंगे, वगैरह वगैरह। फिर है एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट, की एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज ही हैं जो कंपनी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, राइट। एम्प्लॉयज ही हैं जो कंपनी में अपनी स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी कंपनी आगे ज्यादा बढ़ रही है और हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छा कर सकते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट से, कि एम्प्लॉयज को हम बहुत सारा सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज दें, और उनको मतलब फ्रीडम दे कि वो अपने आइडियाज वगैरह हमारे सामने रख पाए, क्रिएटिविटी रख पाए, इनोवेशन रख पाए, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान दें।
फिर है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, बाय चांस किसी भी कोई भी रीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, कोई भी लड़ाई हो गई है हो, तो उस इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर है रिकग्निशन एंड मोटिवेशन, कि एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको अवार्ड वगैरह दे सकते हैं, रिकग्निशन दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं अगर अच्छा काम नहीं कर रहा, ताकि वो आगे चल के अच्छा काम कर सके और अपनी प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से निभा सके। ठीक है। फिर है इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर्स। इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर्स के साथ हमें रिलेशनशिप क्यों मेंटेन करना पड़ता है? क्योंकि वो हमारे जो बिजनेस है उसको फंड कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, ठीक है, कैपिटल वगैरह के इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस पे। तो पहले तो हमें ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, हमारे जो भी बिजनेस की परफॉर्मेंस है, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, फाइनेंशियल हेल्थ है, जो भी चैलेंजेस हैं, उन सबको बताना पड़ेगा, सब कुछ इन्वेस्टर्स को, ताकि उनको बिजनेस पे ट्रस्ट रहे। फिर स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट, की जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व्ड फील हो कि वो हमारी कंपनी का भी पार्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, वो हमारी कंपनी में ओनरशिप ले रहे हैं, कंपनी का एक शेयर ले रहे हैं, तो उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाना एक अच्छा रिलेशनशिप मैनेजमेंट टेक्निक हो सकता है। फिर है इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, इन्वेस्टर्स से अच्छे से कम्युनिकेट करना कि क्या डिविडेंड देंगे, क्या प्रॉफिट है, क्या कंपनी की ग्रो है, ताकि जो इन्वेस्टर के साथ हमारा रिलेशनशिप है वो अच्छा रहे और कंपनी आगे चलती रहे। फिर आते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब हमारे खर्चों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? पहले तो हम प्लान वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, प्लान बनाएंगे इतना खर्चा क्या होगा, और फिर हम मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कितना कैसा खर्चा हो रहा है और फिर उसको कंट्रोल करेंगे अगर बाई चांस जरूरत है तो इम्पोर्टेंस क्यों है? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, कि जितना खर्चा कम होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट बना रही थी और उसको 100 में बेच रही थी, तो अब मैंने कॉस्ट को कंट्रोल करके 40 रुपीज़ का प्रोडक्ट, वो सेम प्रोडक्ट बना लिया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ इट, और मैं उसको अब 100 में बेच रही हूँ, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, राइट। फिर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि मेरा जो कॉस्ट कम है, कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम कर दिया मैंने, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो भी मैं थोड़ा कम कर सकती हूँ। तो एक कॉम्पिटिटर से हमें एडवांटेज मिल जाता है कि हम अ, अच्छे खासे प्राइस में बेच सकते हैं विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। फिर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबल रहता है हमारा बिजनेस, चलता रहता है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है। और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जो रिसोर्सेज वगैरह बिजनेस में यूज हो रहे होते हैं वो अच्छे से इफेक्टिवली यूज होते हैं, और कॉस्ट भी, हमारा खर्चा जो है वो कम लगता है, और हम अच्छे से एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, और वेस्ट भी हमारा उतना नहीं होगा। फिर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा होता है? जो कि फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरी, ठीक है, इंश्योरेंस, लोन रीपेमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल आज मेरे 100 प्रोडक्ट्स बिके हैं और कल मेरे 200 प्रोडक्ट्स बिके हैं, तो ऐसा कुछ चेंज आएगा मेरे रेंट पे, जो मैं फैक्ट्री वगैरह का रेंट दे रही हूँ? नहीं, रेंट तो मैं उतना ही दूंगी। सपोज मेरा रेंट 50,000 है, तो मैं रेंट 50,000 ही दूंगी, चाहे मेरे 100 प्रोडक्ट्स बने, 100 प्रोडक्ट्स बिके, 200 बने, कितने बिके उससे फर्क नहीं पड़ता। रेंट मेरा जो एक पीरियड का जा रहा है वो जा रहा ही जा रहा है, फिक्स्ड है वो, ठीक है। इसी सैलरी, अगर 100 प्रोडक्ट्स मैं बेच रही हूँ तो मैं अच्छी सैलरी दे रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट डे मेरे इतने प्रोडक्ट्स नहीं बिके, मेरे 60 प्रोडक्ट्स बिके, तो मैं सैलरी कम थोड़ी ना कर दूंगी, मेरे प्रोडक्ट ही नहीं बिके। नहीं, उनकी सैलरी कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, किसके रिगार्डलेस, कोई भी हमारा कितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो या सेल हो रहा हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, जैसे कि रेंट, सैलरी वगैरह। वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि वो चेंज होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 प्रोडक्ट्स बनाया और उसमें से 50 बिके, ठीक है। नेक्स्ट डे जो रॉ मटेरियल्स मेरे पास आएंगे तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरा 50 ऑलरेडी स्टॉक में है, तो आप मुझे 50 और दे दो, मुझे और ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने अपने रॉ मटेरियल के कॉस्ट को कम कर दिया, ठीक है, मैं जितना रॉ मटेरियल मंगवाऊंगी उतना ही मेरा कॉस्ट लगेगा। एक फिक्स कॉस्ट तो है नहीं कि मैं रोज इतना ही मंगवा रही हूँ। तो जो भी चीज़ें हमारे वे मतलब प्रोडक्शन और सेल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कॉस्ट, उनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्या एग्जांपल है? रॉ मटेरियल हो सकते हैं, कमीशन, शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट तब लगेगा जब सेल्स होंगी, अब सेल्स इतनी है ही नहीं तो शिपिंग कॉस्ट भी लगेगी ही नहीं। तो शिपिंग कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट है? सेल्स पे, तो इसलिए वो क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो किसी और चीज पे डिपेंडेंट है, ठीक है।
फिर है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कि मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, किसका? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का। कि जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल्स, उसमें क्या होता है कि एक बेस फी होती है कि इतना इतना पेमेंट तो आपको करना ही है, बाकी अब इससे ज़्यादा आप यूसेज कर रहे हो तो उस हिसाब से आपकी पेमेंट जो है, आपका बिल जो है वो बढ़ता रहेगा। जैसे 100 यूनिट्स तक आपको फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये देने ही देने हैं बिजली के बिल के। 100 यूनिट्स यूज़ कर रहे हो, 500 रुपये दे रहे हो, ठीक है। अगर आप 100 यूनिट्स नहीं भी यूज कर रहे होगे ना, तो 500 रुपये आपको देने ही देने पड़ेंगे, क्योंकि ये बेस फी है, ये फिक्स्ड है। इसके ज्यादा अगर आप कोई भी यूसेज कर रहे हो तो फिर फीस आपकी मतलब बिल आपका 500 से 600 700 कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। फिर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में लगती है, रॉ मटेरियल वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल हम बर्गर खाने जाते हैं तो बर्गर में जो बन लगता है, जो टिक्की लगती है, जो सॉसेस लगती हैं, और जो वेजिटेबल्स लगते हैं, वो सब क्या है? वो सब डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो सीधा सीधा ही कस्टमर को मिल रही है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? कि जो भी हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम एसी का एंजॉय, एसी वगैरह का बिल जो भी है, हम वो चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, जो गार्ड है उसकी भी पेमेंट है। तो वो सब जो पेमेंट कंपनी कर रही है, वो इनडायरेक्टली किससे ले रही है? कस्टमर से ले रही है ना। तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है कि जो डायरेक्टली हम पे अवेलेबल नहीं है, हम पे क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट नहीं है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्टली मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मतलब जो हम डायरेक्टली यूज तो नहीं कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन वगैरह में इम्पोर्टेंट है। ओके। और मेथड्स क्या हैं? कॉस्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? पहला है कॉस्ट कंट्रोल, कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ भी हमारा अननेसेसरी खर्चा हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या टेक्निक्स है इसकी? हम एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि भाई इतना हम कॉस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके। फिर कॉस्ट रिडक्शन की, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि भाई सपोज मेरे पास 2-3 मशीनरी है, वो चल रही है, पर उसके गुड्स उतने ज़्यादा बिक नहीं रहे हैं और प्रॉफिट मुझे हो नहीं रहा है, बस मेरा खर्चा खर्चा हो रहा है, तो मैं वो मशीन को कट करके, मशीन को बेच के कॉस्ट अपना रिड्यूस कर सकती हूँ। तो कॉस्ट रिडक्शन होता है कि बिल्कुल ही रिड्यूस कर देना। कॉस्ट कंट्रोल होता है कि फालतू के खर्चों को कंट्रोल करना। ओके। फिर आता है बजटिंग, कि मैं एक बजट बना सकती हूँ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का, कि मैं क्या क्या उस पर फाइनेंशियल चीज़ें हैं, क्या मेरे फाइनेंशियल प्लान्स हैं, ठीक है, जिसमें मैं एस्टिमेट कर सकती हूँ कि हाँ मेरा इतना खर्चा होगा और इतना मेरे को प्रॉफिट वगैरह मिलेगा। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? कि जब कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, तो इससे मुझे पता चलता है कि मुझे और कितना कमाना है ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो कवर अप हो सके। ठीक है। फिर है एबीसी एनालिसिस। एबीसी में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए कितना अटेंशन मिल रहा है और उस पे हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है। ये हम कॉस्ट में भी पढ़ेंगे। तो एबीसी असाइंस ओवरहेड कॉस्ट, असाइन करता है ओवरहेड कॉस्ट की कौन सी कैटेगरी वाइज, की ए कैटेगरी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आती है, बी कैटेगरी में कौन कौन सी आती हैं, सी कैटेगरी में कौन कौन सी आती हैं। उस हिसाब से हमें पता चलता है कि जो हमारा कॉस्टिंग है वो कैसा चल रहा है। ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। क्लियरली समझा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट्स वगैरह यूज किए, ठीक है, जो कि है एक कैटेगरी में डालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा बिकता है। फिर एक डालेंगे हम बी कैटेगरी में, फिर हम डालेंगे सी कैटेगरी में। ठीक है। उस हिसाब से कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ए कैटेगरी में होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होंगे, उनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी। जैसे कि लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, उनकी क्वालिटी कम होगी और प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। एक कैटेगरी में हम वो रखेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस उनका अच्छा है और उसकी मैनेजमेंट अच्छी खासी होगी। फिर बी में हम मॉडरेट रखेंगे, क्वांटिटी भी उतनी है और प्राइस भी ऑलमोस्ट उतना ही है, सिमिलर सिमिलर। तो उसमें हम मॉडरेट एनालिसिस वगैरह, मॉडरेट कंट्रोल रख सकते हैं। फिर सी कैटेगरी में हम वो रखेंगे जिसकी क्वांटिटी तो हम बहुत ज़्यादा बना रहे हैं पर उसका प्राइस तो कम है, मतलब कि यूटिलिटीज वगैरह हो सकता है, डेली के यूज सामान हो सकता है, तो उसमें हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं भी करेंगे कॉस्टिंग वगैरह में, तो चलेगा। तो जो एक कैटेगरी है उसमें कॉस्ट वगैरह ज़्यादा लग रही है तो उसमें जो हमारा मैनेजमेंट होगा वो ज़्यादा होगा। और सी कैटेगरी वो नॉर्मल है तो उसमें हम नॉर्मल मैनेजमेंट कॉस्ट का कर सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। पहला है स्टार्टअप इंडिया।
स्टार्टअप इंडिया में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो इंसेंटिव्स वगैरह देती है और बेनिफिट्स वगैरह देती है जो भी लोग नया स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं उनको 80% डिस्काउंट मिलता है फीस वगैरह पे, और जो रजिस्ट्रेशन होता है स्कीम में वो इजी होता है और हैसल फ्री होता है। और टैक्स एग्जम्पशंस भी मिलते हैं, अगर आपको इनकम कमा रहे हो तो इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी मिलेंगे फॉर 3 years। ठीक है, फिर है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड क्या होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है आइडियाज वगैरह देके। ठीक है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करती है, जैसे कैपिटल शॉर्टेज ना हो जाए तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज वगैरह देती है, लोन्स वगैरह देती है। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे जो भी हमारा अंडर मतलब रिजर्व वगैरह अंडर क्या बोलते हैं, SC ST जो होते हैं, जो जिनको उतना कंसिडरेशन नहीं मिलता हमारे इकोनॉमी में या हमारे इन्वायरमेंट में, उनको फाइनेंसिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करते हैं और लोन्स वगैरह देते हैं। ठीक है, जो भी हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग होते हैं उनको, ताकि वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। फिर है अस्पायर। अस्पायर एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो मतलब MSME ने लॉन्च करी है। इसमें क्या है कि इसमें एंटरप्रेन्योर्स को नॉलेज दी जाती है कि वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह इंक्रीज होगी, पॉवर्टी वगैरह रिड्यूस होगी, और इनोवेशन को ये लोग एनकरेज करेंगे, किसमें, रूरल एरियाज में। ठीक है, और बहुत सारे मतलब कोलैबोरेट किया है सिडबी ने, मतलब बैंक्स वगैरह भी कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि लोन वगैरह वो दे सकें टू द पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एट अ वेरी लो रेट। ओके, फिर हम आते हैं अटल इनोवेशन मिशन में। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंडर आया था, इन्होंने ये मतलब गाइडेंस दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है और एजुकेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कर रही है फॉर पीपल हु वांट टू ओपन देयर ओन बिजनेस। फिर है जन धन आधार मोबाइल। इसमें क्या है, इसमें जो भी सब्सिडीज वगैरह आती हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन डिजिटली ट्रांसफर हो जाती हैं डायरेक्टली टू द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब बहुत सारे लोगों को या न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के लोगों को, ताकि जो सब्सिडीज हैं वो नया बिजनेस खोलने में यूज कर सकें, और कोई भी इंटरमीडियरीज एलिमिनेट किए जाते हैं, नहीं रखे जाते हैं, ताकि जो घपला होता है या करप्शन वगैरह होता है, लीकेज वगैरह होता है सिस्टम में, वो प्रिवेंट किया जा सके। फिर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ये हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के अंडर ये स्कीम आई है। इसमें प्रमोशन होता है IT इंडस्ट्री का, जो भी IT इंडस्ट्री इनोवेट करना चाहती है, रिसर्च करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है नए नए स्टार्टअप्स में, जैसे कि अब AI और ML रोबोटिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को एनकरेज कर सकती है। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता है कि लोन मिलते हैं, जो भी नए बिजनेस खोलना चाहते हैं लोगों को, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं उनको, अप टू 10 लाख रुपीज तक का लोन मिल जाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के थ्रू। फिर है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नाम से क्लियर हो रहा है, एग्रो बेस्ड होगा, डेयरी बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनरशिप विद नबार्ड। नबार्ड कौन है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स को लोन वगैरह देने का मतलब सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो भी सब्सिडीज होती हैं मिल्क वगैरह और उनके ऊपर, वो प्रोवाइड करते हैं एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएं, और प्लांट्स वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह का भी अच्छे से यूसेज हो सके विदाउट एनी वेस्टेज। ठीक है, दिस दिस इट इज अ स्कीम टू प्रोवाइड इंक्रीज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मिलती है किसको, ओनरशिप को, मैनेजमेंट को, मार्केट पार्टिसिपेशन को, ताकि वो रूरल मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह को यूज कर सके और अच्छे से वो नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकें। ठीक है, इसी के साथ हमारा EVP का पूरा सिलेबस खत्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।